हाय एवरीवन, एज आई प्रॉमिस्ड इन माय लास्ट वीडियो जो कि स्ट्रैटेजी की वीडियो थी कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे क्लियर करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए कुछ आपको शेड्यूल बताया था और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो एज आई प्रॉमिस इन दैट वीडियो की अगला जो वीडियो होगा वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कन्वेंशंस का है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो यूजीसी नेट काफ़ी पूछ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बट ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो मैं आज अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमें कन्वेंशंस की लर्न करनी है, उनकी टाइमलाइंस क्या थी। हम आराम से डिस्कस करेंगे। थोड़ी वीडियो से लंबी होगी क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आप ये नोट्स को बना सकते हो और साथ में एक स्क्रिबल कर सकते हो कि ये कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है। आई एश्योर यू कि आपको यूजीसी नेट में अपने आपके एग्जाम में आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आपको कम से कम 7-8 नंबर इसमें देंगे, जिसकी वजह से आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस का जो पार्ट है एनवायरनमेंट का। थोड़ा सा क्रैमिंग है बट हम इसे अच्छे से नॉलेज गेन करके रादर देन कि सिर्फ क्रैम करने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों इतने प्रोटोकॉल्स आए या कन्वेंशंस आए, किसके अंडर में क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि हम कैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को सारा कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस में सबसे पहले जो कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। कौन सी हुई थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुई थी। ये हुई थी 1972 में। ठीक है, अब ये 5 जून से लेकर 16 जून तक 1972 में ये हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है हर पेपर में, इवन नॉट इन यूजीसी नेट, अदर एग्जाम्स यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनमें भी बहुत कुछ पूछा गया है इसमें कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो 5 जून से 16 जून पे हुई थी और 1972 में हुई थी। ठीक है, तो इस दिन आपको शायद आप अवेयर ना हो, लेकिन हमारी कंट्री में जो एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। वो 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। तो इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा कि हम, और वर्ल्ड पे भी, इंडिया पे स्पेशली पड़ा कि हमने इसके लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए अपनी कंट्री में। और 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसी दिन स्टार्ट हुई थी। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने डिस्कस किया पहली बार क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो हमें याद रखना है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 और वो 5 जून को हुई थी और इस दिन हमने एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट विल बी कि इसमें ऐसा क्या क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आए। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमें याद रखना है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आए थे। द यूजीसी नेट कैन बी आस्क्ड यू, दे कैन आस्क यू कि प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में आए थे। स्टॉकहोम में आए, नायरोबी में आए, या मतलब या फिर वो पेरिस में आए, कब आए? तो आपने आंसर देना है कि वो स्टॉकहोम में आए। सेकेंड विल बी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो जब ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई तो डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के सारे लोग आए थे। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा, जैसे यूएस है और यूरोप की कंट्रीज है, कि जितना भी डैमेज हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज को भी उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम क्यों पे करें जब सारी की सारी डेवलपमेंट तुम्हारी कंट्री में हुई है, सब कुछ तुम इतनी डेवलपमेंट ले चुके हो, हमारे पास तो पॉवर्टी है। 1972 की बात हो रही है। तो इस वजह से एक प्रिंसिपल आया जिसे हम कहते हैं पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल। पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल ने क्या कहा कि सब उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे या फिर कंट्रीब्यूट करेंगे पैसों में, कि या फिर हेल्प करेंगे दूसरी कंट्रीज की जितना जितना उन्होंने पॉल्यूट किया। तो 1972 में ऑफ कोर्स है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ यूरोप या और अमेरिका में आया था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सारा कंट्रीब्यूट करने का था कि पैसे कौन देगा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, 1972 से चल रहा है ये। तो इसका सारा का सारा जो जिम्मा था, सारे की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किस पे चलेगी? डेवलप्ड कंट्रीज पे रादर देन दी डेवलपिंग कंट्रीज पे। आज भी इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें हमारा इंडिया है वो फॉरेन लेवल पे अपना आवाज़ उठाता है और कहता है कि नहीं, हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी तक इतना पोल्यूट किया ही नहीं है जितना आप लोग पोल्यूट कर चुके हो। और हमारी अभी तक हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टिल अभी भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो इंडिया ने कहा पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल लाया जाए, जो कि किस में लाया गया? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। इस वीडियो का मोटिव इसलिए इतना डिस्कशन करना है ताकि आपको याद रहे, रट्टा नहीं मारना कि पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल किस में आया था। अगर हम डिस्कशन करेंगे तब हमें पता लगेगा कि यस,
कि मैम ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल स्टॉकहोम में पढ़ाया था, पोल्यूटर प्ले भी इसमें पढ़ाया था, और हम पढ़ते आगे क्या था कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बनी जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूनैप बना, इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन अमर्ज्ड एट विच कॉन्फ्रेंस, देन यू हैव टू टिक द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एज द ऑप्शन। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब आया? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। अब इसमें ये स्टार पॉइंट है कि यूनैप जो है दो कन्वेंशंस के सेक्रेटरीट को होल्ड नहीं करता है, यूएनएफसीसी और यूएनसीसीडी। इन कन्वेंशंस के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। यू हैव, अभी आप इसको रिमाइंड में रखो, जब आप ये दोनों कन्वेंशंस पढ़ लेंगे कि ये किस में आई थी या फिर इन कन्वेंशंस का क्या एम है, तब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो यूनैप है वो किसका सेक्रेटरीट होल्ड नहीं करता है। तो वो यूएनएफसीसी और यूएनसीसीडी का बिल्कुल भी सेक्रेटरीट होल्ड नहीं करता है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स एंड यूनैप इसमें अमर्ज हुआ, और ये किसका सेक्रेटरीट होल्ड नहीं करता है? यूएनएफसीसी का एंड द यूएनसीसीडी का। नेक्स्ट विल बी, ये आपके लिए एक मैंने वो बनाया हुआ है 1 पेजर टाइप कि आप डायरेक्ट जब आप रिवीजन करें तो आप डायरेक्ट यहीं से करें कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या क्या था। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमने पढ़ा यूनैप आया था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आए थे। ये सिंपल है, ये नहीं पूछा जाता ग्रीन इकोनॉमी है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है। वो अगर वो आ भी गया वो ऑप्शंस में आएगा कि वो एम क्या करता था, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ग्रीन इकोनॉमी, CO2 को कम करना, तो सबको टिक माराना, ठीक है। वो ऑप्शन देगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। वो वन लाइनर में ही आपसे पूछेगा कि यूनैप कब आया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स कब आए, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल कब आया, और 5 जून एनवायरनमेंट डे किस कॉन्फ्रेंस की वजह से मनाया जाता है, ठीक है। और एक हमने इसमें स्टार पॉइंट पढ़ा था यूनैप का कि ये सेक्रेटरीट किसका होल्ड नहीं करता? यूएनसीसीडी का और यूएनएफसीसी का, ठीक है। तो यहाँ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमारी खत्म होती है। एंड नेक्स्ट विल बी रिपोर्ट्स बाय यूनैप। वो पूछ सकता है अगर मान लो आपको, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको यूनैप की मान लो आपको कोई भी एनवायरनमेंट वाली रिपोर्ट आ गई जिसमें एनवायरनमेंट लिखा है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप अटेम्प्ट करो और उस अटेम्प्ट में यूनैप को टिक करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी हो गया तो इट डजंट कॉस्ट यू, बट अगर डेस्टिनी और लक आपका सही रहा तो हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट की रिपोर्ट यूनैप ने ही निकाली, क्योंकि मेजरली जितनी भी एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स हैं वो यूनैप ही निकालता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ 3 फेमस रिपोर्ट्स करते हैं, बस ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा क्रैम नहीं करना। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और एक ट्रिपल इमरजेंसी। इन तीनों में से भी अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। कौन सबमिट करता है? यूनैप सबमिट करता है। ये आई थिंक पूछा भी गया है पहले और आगे भी वो पूछ सकता है कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? यूनैप। या फिर वो पूछ सकता है कि इन आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैज बीन पब्लिश्ड बाय द यूनैप। तो आपने क्या करना है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को, या फिर अगर उन्होंने ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक दिया है तो उन्हें टिक कर देना है, ठीक है। तो अब हो गया है 1972 में हम पहुंच गए, क्लियर हो गया सारा स्टॉकहोम का हमारा। नेक्स्ट है नायरोबी समिट। नायरोबी समिट हुई 1982 में, ठीक है। आफ्टर दी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 10 साल के बाद एक नायरोबी समिट होती है। सिंपल समिट का नाम है। यूएनजीए ने ये समिट को चलाया, कि यहाँ लिखा हुआ ना, यूएनजीए ने असेंबली स्टार्ट करी और उन्होंने एक कमीशन बिठाया, जिस कमीशन का नाम उन्होंने लिखा ब्रंटलैंड कमीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दैट द ब्रंटलैंड कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच समिट। तो वो पूछेगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नायरोबी समिट, या फिर वो पूछेगा कि पेरिस समिट, किस समिट में। तो आपने करना है नायरोबी समिट में ब्रंटलैंड कमीशन आया। कब आया ब्रंटलैंड कमीशन? नायरोबी समिट, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 10 साल के बाद, दैट इज 1982 में हुआ। इसका जो नाम था, समटाइम्स वो एम भी या फिर मोटो भी पूछता है, तो आपने लिखना है कि इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आना और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना बहुत फर्क है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली समिट अलग है, इसमें सिंपल बात की गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रंटलैंड कमीशन किस समिट में आया, देन योर आंसर विल बी नायरोबी समिट 1982। इट्स टाइटल्ड, वो टाइटल भी पूछ सकता है कि अवर कॉमन फ्यूचर टाइटल रिपोर्ट हैज बीन कम अंडर द नायरोबी समिट। सिंपल है, हमारा नायरोबी समिट भी हो गया,
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी जैसे एग्जाम्स ने, एनडीए जैसे एग्जाम्स ने, एसएससी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, प्लीज इस चीज को समझो कि यूजीसी नेट एनटीए का एग्जाम है। इनको जब क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं तो या तो ये अपने में से ढूंढते हैं, या फिर ये प्रीवियस ईयर्स में से ढूंढते हैं, या फिर ये अदर एग्जाम्स में से ढूंढते हैं कि हाँ इन्होंने क्या पूछा, हम भी अपने बच्चों से यही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एनालाइज करके कि अदर एग्जाम्स को भी, इसमें तब ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखो कि अर्थ समिट हुई थी 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ समिट को सबसे पहले रियो समिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रियो में हुई थी, इसलिए अर्थ समिट को रियो समिट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइटल क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द अर्थ समिट और द रियो दी समिट। तो वो ये पूछ सकता है कि अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज, तो आपने क्या बोलना है? रियो समिट। या फिर आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है उसे रियो समिट कहा जाता है या फिर अर्थ समिट कहा जाता है। ये जो ऑरेंज में लिखा हुआ है, इट इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनके टाइटल लर्न होने चाहिए। जैसे कि ब्रटलैंड का क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट का क्या है? अर्थ समिट। ठीक है, इसमें रियो डिक्लेरेशन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि रियो डिक्लेरेशन हो रहा है तो रियो समिट में ही आया होगा, कॉमन सेंस है। अब जो एनटीए ने पूछा था, जो कि वो पूछ चुका है, दैट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था कि उन्होंने ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोग्राम था जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी हर कंट्री, और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो एजेंडा 21 ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड बाय एनटीए, बट इट कैन बी आस्क्ड अगेन। उन्होंने पूछा था कि एजेंडा 21 किस समिट में आया था, तो आपने बोलना है वो रियो समिट में आया था, या फिर वो रियो की जगह अर्थ समिट देंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको रियो पता होता है लेकिन उनका दूसरा नाम नहीं पता कि अर्थ समिट और रियो समिट एक ही है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसमें आए थे। ये थोड़ा डीपर है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स किसके लिए आए थे, ये मतलब एनटीए इतना डीप नहीं जाएगा, बट स्टिल एजेंडा 21 भी एक डीप काइंड ऑफ था, उन्होंने पूछा तो वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी पूछ सकते हैं कि किस में आए थे? अर्थ समिट में। ठीक है, क्लियर? एजेंडा 21 याद रखना है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, और उसका टाइटल याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड दी डेवलपमेंट। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इस समिट में 3 कन्वेंशन आई थी। ठीक है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, सीबीटी, ये 3 कन्वेंशंस है, वो किस समिट में आई थी? वो आई थी अर्थ समिट में, रियो समिट में आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 कन्वेंशंस आई थी। CBD stands for Convention on Biological Diversity. UNCCD, United Nations Convention to Combat for the Desertification. UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि कॉप की ये मीटिंग हुई, कॉप की ये मीटिंग हुई, आज ये हुई, जो ज़्यादातर पूछी जाती है वो इस कन्वेंशन की पूछी जाती है। ये कन्वेंशन सबसे ज़्यादा मीटिंग होल्ड करता है, हर साल के बाद होल्ड करता है, ये हम पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इसके अंडर ही सारे के सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। क्योटो भी इसके अंडर है, पेरिस भी इसके अंडर है। और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगी कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या फर्क होता है। देखो कन्वेंशन क्या होता है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कन्वेंशन का मतलब है एक मीटिंग है। ठीक है, एक मीटिंग है, आपने वो कन्वेंशन है आपकी, आप उस मीटिंग में जा रहे हैं। अगर आप उस मीटिंग में कुछ साइन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करते हैं तो वो एक प्रोटोकॉल बन जाता है, जब सारी की सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे साइन करती है और वो बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस प्रोटोकॉल है, ये साइंड है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, वी हैव टू फॉलो देम। ठीक है, जैसे एजेंडा 21 के आगे प्रोटोकॉल नहीं लिखा हुआ, वो नॉन बाइंडिंग है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वो नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। क्लियर है? नेक्स्ट वुड बी कि और क्या बना था इसमें, उसमें एक फैसिलिटी बनी थी जिसको वर्ल्ड बैंक जो है मैनेज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहाँ बनी थी? वो बनी थी अर्थ समिट में, और उसको होल्ड कौन करता है और उसको मैनेज कौन करता है? वो करता है वर्ल्ड बैंक। सो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का काम क्या है कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स देना, ये सब करना, और उसे मैनेज कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये मैंने सेम आपके लिए एक 1 पेजर बनाया है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इसी में आए,
3 कन्वेंशन, UNFCCC, UNCBD एंड UNCCC। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूनैप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंशन प्रोग्राम, जो कि किस में आया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। वो किस, अब आप बताओ कि वो किस में होल्ड नहीं करता सेक्रेटरी, तो आंसर वुड बी UNFCCC एंड UNCCD। ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आई, बता दिया कि ये ग्रांट्स देती है और कौन इसको होल्ड करता है, वर्ल्ड बैंक। एजेंडा 21 ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड बाय द NTA, एजेंडा 21 लोकल एजेंडा 21 सेम है थिंग्स। ठीक है। और इसकी कॉन्फ्रेंस का ये देख लेना, ये जो ऑरेंज में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, इसकी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसका क्या था, टाइटल था। ठीक है। और इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। सो वी आर डन विथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, देन केम द नायरोबी समिट एंड देन केम द रियो समिट। अब हम 1992 तक पहुंच गए। ठीक है। हमने कन्वेंशंस भी कर ली कि अर्थ समिट में आई थी, ये रियो में आई थी, और इसका पेजर भी हो गया। नेक्स्ट विल बी रियो +10। अब देखो 1992 +10 2002 इट मीन्स। ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन आया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो पूछते हैं कि रियो +10 को क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है। यही पूछते हैं वो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या थी, रियो +10 थी, या वो रियो +10 को जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना। इसे क्यों जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह है साउथ अफ्रीका में, ये वहां हुई थी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आए थे इस मतलब इस समिट में, जिसको हमें 2015 तक पूरा करना था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि NTA ने साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह तो आपका वैसे ही आपका एक पार्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बस नेट से ये देखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कुछ 8 गोल्स थे, आपने बस उन्हें लर्न करने हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, एजुकेशन है, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज वगैरह है, उन्हें याद करना है अच्छे से। वो पूछते हैं कि MDG 1 क्या था, MDG 2 क्या था, 3 क्या था, 4 क्या था, और फिर वो मैच द फॉलोइंग आ जाता है। अगर वो इजी में पूछेंगे तो वो पूछेंगे कि बताओ कि MDGs थे वो किस समिट में आए थे, वो आपने देना है जवाब। रियो +10 भी हो सकता है ऑप्शन में, और जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी हो सकता है। ठीक है। सो बार बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, then the Nairobi summit, then the Earth summit, and after the Earth summit +10, that is the Rio +10। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट स्टिल मैं करा रही हूँ रियो +20। सो 1992 में आप 20 ऐड कर दो तो रियो +20 हो जाएगा वो। और इसमें एक आपका पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी आया था, पेज एमर्ज हुआ था कि हमने पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, एक ग्रीन इकोनॉमी के लिए वर्क करना है, तो ये रियो +20 में आया था। ठीक है। स्टॉकहोम +50 1972 +50 मतलब कि 2000 आई थिंक 22 की बात हो गई, जिसमें ये बात थी कि आप अपने प्लेनेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और हालांकि तब जब कोविड-19 के लिए आप फेस कर रहे हैं। तो रियो ये पेज वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम +50 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियो +20 में भी अगर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाते तो वो पूछ सकते हैं कि पेज किस में आया था, तो थोड़ा सा अलग से याद कर लो कि पेज किस में आया था, रियो +20 में आया। ठीक है। तो ये आपका एंड है, बट एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया है इसमें, प्रिकॉशनरी और पोल्यूटर प्रिंसिपल्स आए हैं, यूनैप भी इसमें आया है, और वो सेक्रेटरीट किसका होल्ड नहीं करता, यूनैप FCC का और UNCCD का। फटाफट करेंगे कि यूनैप आया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स आए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में बात की, 5 जून क्यों मनाते हैं हम, पोल्यूटर प्रिंसिपल क्यों है, ये 3 रिपोर्ट्स बताई थी मैंने आपकी, जिसमें अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वुड बी नैरोबी समिट, ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है, टाइटल अवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट विल बी रियो समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि कन्वेंशंस आई थी जिसमें से यूनैप 2 की होल्ड नहीं करता है। एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और इसका जो ऑरेंज में आपका लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है, 1992। ठीक है। और कुछ देखा हम भूल गए ना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसमें आई थी, जो कि ग्रांट्स देती है क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक, सॉरी। तो ये आपका वो है। अब नेक्स्ट क्या आएगी, रियो +10। ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि NTA का सिलेबस है MDGs, ये इसमें आए थे जिन्हें हम कहते हैं जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। रियो 20 में पेज आया है, एंड स्टॉकहोम +50। ठीक है। तो ये आपकी कन्वेंशंस पूरी होती हैं, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंडर में आए। सो
यू सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो और लाइक फॉर दिस वीडियो, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है और आप उस चीज़ को देख सको, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके बाय।